नमस्कार। समय हो चला है कार्यक्रम सखी सहेली का। तो बिल्कुल समय पर हम उपस्थित हैं स्टूडियोज में। हम यानी कि मैं आपकी रज्जू मौसी और मैं हूँ आपके साथ आपकी छुटकी बहुरिया। बिल्कुल। तो छुटकी बहुरिया, आज हमारी पोटली में क्या खास है, बता दें हम अपनी सखी सहेलियों को। हाँ मौसी, और क्या बता देंगे, तभी तो शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे सब बातें एक एक करके होंगी हम लोगों की। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम गायिका आरती अंकलीकर पर बातचीत करेंगे। उसके बाद आप अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें इस मौसम में, ये भी हम बताएंगे आपको। और छुटकी बहुरिया, और हम बताएंगे कि जो व्यंजन हैं, कुछ जो नई नई मतलब तरीके से हम लोग नए नए व्यंजन सीख कर आते हैं और बताते हैं और बनाते हैं, तो व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे अंकुरित अनाजों का सेवन कैसे करें और उनको करने से क्या फायदे होते हाँ, हैं और क्यों जरूरी है आपके जीवन में अंकुरित अनाज, हाँ कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम सब बताएंगे। बिल्कुल। और ये भी बताएंगे कि अगर नहीं भी मन है खाने का, तो कौन से ऐसे तरीके हम अपना लें कि जिसको बहाने बहाने उनका पोषण जो है वो शरीर में पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, और बच्चे भी पसंद करने लगे। हाँ, तो गीत तो सुनवा रही हो ना। तो शुरुआत गीत से ही कर लेते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जाने एक संग नाम मुकद्दर, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। भाई बहुत बढ़िया गीत तुमने सुनाया मुझे छुटकी बहुरिया। अब ये बताओ कि फिल्म संगीत का शौक तो हम सबको रहता है ना। और यहाँ से तो हम कितने गीत संगीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। शास्त्रीय संगीत में तुम्हारी कितनी दिलचस्पी है?
मौसी ऐसा है, शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी तो बहुत है और ये बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, क्योंकि रेडियो का शौक तो था बचपन से और इस पर सुनते बचपन से आ रहे हैं और थोड़ा सा था, पारिवारिक माहौल भी वैसा था। लेकिन वही है ना कि सीखने का मौका नहीं मिला। एक तो थोड़ा कठिनता इसमें ऐसे लगती थी कि मतलब ऐसा जान पड़ता था बड़ा कठिन है। और दूसरा ये भी कहते हैं ना सुबह उठ के रियाज करना। हाँ, तो वो पढ़ाई का समय होता था तो लगता था फिर अगर इधर करेंगे, ध्यान ज्यादा देंगे तो उधर नंबर कहीं कम ना हो जाए, तो पशोपेश में थोड़ा रह गए बस और नहीं सीख पाए। हाँ, लेकिन आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार आरती अंकलीकर टिकेकर की। बिल्कुल। तो आरती अंकलीकर टिकेकर का जन्म 27 जनवरी 1963 को विजयपुरा कर्नाटक में हुआ था। ये अधिकतर मराठी, कोंकणी और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करती हैं। इन्हें इनके जो है हाई पिच के गायन और इसकी शैली के लिए जाना जाता है, जो इन्होंने आगरा घराना, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना से सीखा है और अर्जित किया है। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा श्री वसंत राव कुलकर्णी से प्राप्त की। उसके बाद थोड़े से समय के लिए आपको पंडित उल्हास कुशालकर का भी सानिध्य मिला और सबसे बड़ी बात की पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर से भी आपको सीखने का अवसर मिला। हाँ मौसी, और इसके साथ ही अंजलि अंकिलकर की बहुत सारी जो ऑडियो कैसेट्स और सीडीज हैं वो प्रसिद्ध हैं और इन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम में भी मुख्य पार्श्व गायिका के तौर पर गाया था। इसके अलावा राग रंग, भक्ति माला, भजन एल्बम भी इनके हैं और चाहने वालों के बीच में आए। हाँ, और हम ये भी बताएं आपको कि इनके कुछ प्रमुख गीतों की बात अगर हम करें तो हुजूर हम पर इतना करम, फिर घिर घिर आई बदरिया, चली पी के नगर, राह में बिछी है पलकें, क्या यही था जुर्म, पलके नामूंद, संयमों से बोल, राजा रानी को चाहिए जैसे गीत बहुत प्रसिद्ध हुए जो बहुत ही मधुर हैं। हाँ मौसी, और वैसे आरती अंकलीकर टिकेकर ने टेलीविजन, साक्षात्कार, रियलिटी शोज और संगीत के कई ऐसे शोज में अतिथि न्यायाधीश के रूप में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल। और अगर हम इनकी उपलब्धियों और पुरस्कारों की बात करें तो वर्ष 2006 में एक शास्त्रीय गायक के जीवन पर आधारित कोंकणी सिनेमा अंतरनाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। हाँ, और इसके अलावा मराठी फिल्म दे धक्का के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार के राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 2013 में उन्हें मराठी फिल्म संहिता में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जानती हो बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किए हैं देश विदेशों में। अपने देश में तो इनके कार्यक्रम होते ही रहते हैं, इसके अलावा भी देश विदेश ये घूमी और वहाँ पर शास्त्रीय संगीत के इस गायन का उन्होंने प्रदर्शन किया और हमारे देश का नाम रोशन किया और आज भी वो लगातार निरंतर इस कार्य में लगी हुई हैं। हाँ मौसी, बहुत मतलब एक ये गौरव की बात होती है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है कि वो जो लोग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं तो उनके लिए एक तरीके से इनकी जो कैसेट्स वगैरह हैं वो शिक्षाप्रद हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इनको देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है जो आत्म सुख के लिए भी बहुत जरूरी होता है, हमें लगता है। हाँ मौसी, बिल्कुल, क्योंकि संगीत का आनंद तो किसे नहीं हो मतलब आता है। हम लोग यहाँ पूरा दिन देखिए विविध भारती से कितना मनोरंजक संगीत हम बजाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। इसी बात पर एक गीत हो जाए। हाँ बिल्कुल।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम हैं आपके साथ आपकी रजो मौसी और छुटकी बहुरिया। हाँ मौसी, और अब बारी है कि अगले विषय पर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो क्या बताएं अब हम लोग। देखो ना, हमने देखा है कई बार तुम बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ती हो और उसमें हमें ये बताती हो कि पता है मौसी ये पढ़ा था, ये देखा था, ये ट्राई करके देखते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करें तो देखने में कैसे लगेंगे हम, स्किन हमारी कैसी चमकेगी, हमारी त्वचा कैसे निखरेगी। तो हमने अपने श्रोताओं से ये बात कही थी शुरू में कि भाई आज हम आपको बताएंगे कि इस मौसम में आप अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रखें, क्या कुछ लगाएं, क्या कुछ करें। तो बस बरसात में जहाँ सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वहीं त्वचा की भी खास देखभाल करनी होती है। दरअसल बारिश के मौसम में वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण त्वचा थोड़ी बुझी बुझी सी, सूखी सूखी सी नज़र आती है और चिपचिपाहट सी भी होती है। तो ऐसे में मुहासे और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल मौसी, तो ऐसे में ना जरूरी ये है कि कुछ थोड़े से विशेष प्रयास किए जाएं जिससे कि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। और चूंकि सबसे ज्यादा चिपचिपेपन की दिक्कत बढ़ रही है, तो त्वचा पे भाई धूल और गंदगी अधिक चिपकती है। और ऐसे में सबसे पहले तो भाई समय समय पर आप त्वचा की साफ सफाई जरूर करते रहें। और मतलब कि क्लींजर या साबुन या उपटन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छे से चेहरे को, हाथों को साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा पर जमी गंदगी साफ हो जाती है और मुहासों की समस्या से बचा जा सकता है। हाँ, और ये नहीं है जरूरी कि मतलब आप बाजार से बने सामान जो है उन पर ही निर्भर करिए। घर में भी हमारी रसोई में रखी काफी सारी चीजें होती हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे बेसन हो गया, नींबू हो गया, शहद हो गया। शहद चीनी मिलाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, नीम की पत्तियों को पीस कर उनका थोड़ा सा लेप जैसा बना करके भी लगाया जा सकता है। और हमारे जो श्रोता है मौसी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें भेजी हैं। हाँ, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल उसको भी हम शामिल जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि धोने के बाद, जो अभी तुम बता रही थी, त्वचा को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है भाई। कोई हल्का, जो ज्यादा चिपचिपा ना हो, ऐसा नमी प्रदान करने वाला मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। ऐसे में आपको गुलाब जल बहुत मदद करता है। हाँ, और हमारे एक श्रोता ने भी ऐसा ही बिल्कुल भेजा है सुझाव कि वर्षा ऋतु में अक्सर त्वचा में नमी रहती है, कुछ वर्षा में भीगने के कारण और थोड़ा सा उमस भरे पसीने के कारण खुजली और दाने, फुड़िया, फुंसी जैसी हो जाती है। तो ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अपने आप सूख जाएगा, या पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे वहां के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और दाने निकल आते हैं। तो जहां तक हो, पसीने को साफ पानी से धो पोंछ लें। त्वचा जितनी सूखी और साफ रहेगी, उतना ही त्वचा रोग कम होंगे। और नहाते समय पानी में यदि 2-4 बूंदें किसी ऐसे एंटीसेप्टिक की डाल लें, तो वो ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है। एक बड़ा मजेदार सा संदेश है बहुरिया। देखो ना, सखी सहेली कार्यक्रम में बुआ जी और मौसी जी कभी एक साथ नहीं आ सकते। अगर आ जाएं तो एक दूसरे को संबोधित कैसे करेंगे, बस इंतजार करिए। कभी ऐसा मौका मिला तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हम कैसे करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी, वो कहते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ मौसी, और श्रोता हमारे बिल्कुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सब चीजों में भाग लेते हैं। और ऐसे ही एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल सुबह धूप होती है, दिन में बारिश। बारिश के इस मौसम में उमस और नमी का त्वचा पर सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो गुलाब जल एक ऐसा टॉनिक है जिसके इस्तेमाल से चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आ जाता है। और अगर आपकी त्वचा तैली है तो आप पाउडर वगैरह इस्तेमाल करें। रूखी त्वचा वालों को हल्के मॉइस्चराइजर जैसे कि एलोवेरा वगैरह लगा करके भी उसका मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस चीजों से, समस्याओं से बचा जा सकता है। और ये देखो ना, एक थोड़ा लंबा सा संदेश है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत ही काम की बातें इसमें लिखी हैं। बरसात का मौसम युवाओं का पसंदीदा तो है ही, इसमें कुछ परेशानियां हमें भीगने से, आते जाते गंदे पानी में पैर रखने से और असावधानी से गंदे कपड़े या तौलिया का मजबूरी में उपयोग कर लेने से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। चूंकि पानी का स्पर्श त्वचा से ही होता है, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, मच्छरों, मक्खियों के उन पर होने से हम ऐसे तमाम विषाणु जनित रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। इनमें दाद, खाज, एक्जिमा, फोड़े, फुंसी हो जाना आम बात है। इसके लिए हमें सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। हम गंदे पानी में ज्यादा देर तक न रहें, न नहाएं या मस्ती कम करें। अक्सर
जांघों के बीच खुजली की शिकायत हम करते हैं, जो उस स्थान की नाजुक त्वचा को पानी इफेक्टिव करता है और वहाँ फिर खुजली होने लगती है। हमें नहाने में साबुन अच्छे किस्म का उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट मिले सस्ते साबुन त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात तो सही है। बिल्कुल मौसी, एकदम सही बात बोली है। और ये तो है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो जो परेशानियां हैं वो बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हम लोगों का ना ऐसा स्वभाव में ऐसी बात रहती है कि जरा सी अगर कोई समस्या आई है तो उसको अरे अभी ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, बाद में कर लेंगे। हाँ। ज्यादातर घर की जो महिलाएं होती हैं वो दूसरों के लिए तो बहुत मतलब चिंता करती हैं, बहुत समय समय पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का उनको ध्यान रहता है, पर अगर उनके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है तो उसको भी टाल जाती हैं। तो भाई ऐसा ना करें। और क्या। देखो, एक सुझाव भी भेजा है छुटकी भौरिया किसी ने, लिखते हैं कि बारिश के में स्किन में रैशेस की समस्या में नारियल का तेल लगाएं, जल्दी ठीक होगा। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर अब तो आजकल हर घर में एलोवेरा का पौधा सब लगाते हैं, तो अगर आप उसकी पत्ती तोड़ करके उसकी ऊपर वाली परत को छील करके ताज़ा जल निकालेंगे तो वो आपको मतलब शुद्ध भी है और आपके लिए फायदेमंद भी है, और उसको इस्तेमाल करिए तो ज्यादा लाभ हो सकता है। बिल्कुल। और अब हम जब बात कर रहे हैं त्वचा की, तो भाई अपने बालों के नीचे जो हमारे जो सर की जो त्वचा है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा वर्षा ऋतु में त्वचा की देखभाल बहुत जरूरी है, खासतौर पर उन लोगों को जिन्हें चर्म रोग हो। मेरी बेटी को हाथ में खुजली हो जाती है। बारिश और गर्मी के मौसम में डॉक्टर की लिखी हुई दवाई और कुछ उपाय को नियमित रखना पड़ता है, ऐसा भी किसी ने लिखकर भेजा हमें। हाँ, और पता है मौसी, साथ साथ में ना मतलब सब बचाव और ये सब चीजों के बारे में तो सब बात कर रहे हैं। हाँ। पर एक जो विशेष बात है वो भूल जाते हैं ज्यादातर, और सभी लोग भूल जाते हैं रोजमर्रा के उसमें। हम भी भूल जाते हैं क्या? हाँ भूल जाते हैं। इसके अलावा एक जो जरूरी चीज है वो ये है कि पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, मौसम ठंडा हो जाता है, वातावरण में नमी हो जाती है, तो हमें प्यास का जो एहसास है वो थोड़ा कम हो जाता है, लगती नहीं है जोर से प्यास। तो ऐसे में क्या करते हैं, पानी की जब प्यास लगी ही नहीं है तो उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, और फिर हम पानी की मात्रा जो है वो कम कर देते हैं पीना, जिससे कि शरीर की जो अंदरूनी नमी है वो जो है झलकने लगती है त्वचा पर। तो पानी की आवश्यकता आपको लगे या ना लगे, नियमित जितना पानी आप पीते थे पीते रहिए। कितना पानी पी लेना चाहिए? मुझे लगता है दिन भर में कहते हैं कि कम से कम 2-3 लीटर पानी। हाँ ये तो जरूरी है। और ये नहीं कि बस ग्लास मुंह में लगाए और डगाडग पी गए, गड़ागड़ पी गए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को कहते हैं बहुत ही इत्मीनान से पिए आप, थोड़ा थोड़ा सिप करके, वो अच्छा होगा। और एक और मैसेज है, संदेश है, वर्षा ऋतु में अक्सर त्वचा में नमी रहती है। कुछ वर्षा में भीगने के कारण या उमस भरे पसीने के कारण खुजली और दाने फुड़ियां फुंसी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं जो हो जाता, जो अभी हम बात कर रहे थे। हाँ। लोग बिल्कुल यही कहा था तुमने अभी कि हम ध्यान नहीं देते, और होता क्या है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अपने आप सूख जाएगा, या पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे वहां के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और दाने निकल आते हैं। यहाँ जहां तक हो पसीने को साफ पानी से धोकर पोंछ लें। त्वचा जितनी सूखी साफ रहेगी उतना ही त्वचा रोग कम होंगे। नहाते समय पानी में 2-4 बूंदे डेटॉल की या यूडिकोलोन की डाल दें। हाँ, ये भी सुझाव अच्छा है। नीम का पत्ता भी आप डाल दे सकते हैं, कहते हैं वो डालकर अगर नहाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। और हाँ, हम ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि इसके अलावा बहुत जरूरी है कि जो चीज हम भूल जाते हैं वो है पानी पीना, जो तुमने तो बता ही दिया। तो पानी में कटौती ना करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। इसके अलावा घर पर कुछ पैक्स वगैरह बनाकर लगा सकते हैं जो प्राकृतिक चीजों से बने हो, जैसा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मौसी की मुल्तानी मिट्टी या एलोवेरा जेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दही है, हल्दी है, तो बहुत कुछ बता दिया हमने। देखना हम अगली बार जब हमारे श्रोताओं के मैसेजेस आएंगे तो कितने चमकते हुए तस्वीरें हम देख पाएंगे उसमें। अब क्या भौरिया गाना तो सुना दे। हाँ ठीक है ठीक है।
अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर जुड़ेंगे अपने दोस्तों से। जी मौसी, हम लोग अंतराल ले लेते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। हाँ मौसी, और अब त्वचा के बारे में बात हो गई, उसकी देखभाल की बात हो गई, और अब किस बारे में बात करें हम लोग? अब हम जो बात करेंगे ना, उससे भी हमारी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और जिसे कहते हैं साफ सुथरी रहेगी, चमकेगी, बहुत रौनक आएगी चेहरे पे। वो है अंकुरित अनाजों के लाभ के बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि जानती हो खान पान अगर सही हो ना, तो फिर हमारा स्वास्थ्य, हमारी त्वचा, सब पर उसका असर होता है। हाँ तो भाई, हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि अच्छा खाते पीते हैं, पौष्टिक चीजें खाते हैं तो चेहरे की चमक जो है वो बढ़ जाती है, जैसे अभी आप कह रही थी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। तो अंकुरित अनाज बेहद ही पौष्टिक पदार्थ है, जिनमें पौधों पर आधारित प्रोटीन मौजूद होता है, साथ ही इनमें फाइबर यानी रफिज की भी मात्रा काफी होती है, ये इसलिए भी वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ मौसी, और वैसे भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने की वजह से जो है नाश्ते में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है अंकुरित अनाजों का, लेकिन मतलब सीमित मात्रा में, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अंकुरित अनाजों को बाउल में ऐसे, कटोरी में ऐसे भर करके उसको नाश्ते के तौर पर लेते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब एक सीमित मात्रा है, किसी भी चीज की अधिकता नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही तुमने कि अधिकता नहीं हो, लेकिन खाने का समय जो है वो सबसे बेहतरीन सुबह का नाश्ता ही है। और क्योंकि आप दिन भर चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपके अंदर बहुत स्फूर्ति रहेगी। एक संदेश है, अंकुरित अनाज में विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। इसके सेवन से ना सिर्फ वजन घटता है, बल्कि डायबिटीज जैसी बीमारी भी दूर रहती है। अंकुरित अनाज में मौजूद फाइबर पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। अतः नियमित रूप से प्रातः नाश्ते में, देखो मैं कह रही थी ना, बदल बदल कर इसे खाना चाहिए। जैसे बीजों में मेथी दाना, खरबूज के बीज, कद्दू के बीज, तरबूज के बीजों को अंकुरित करके खा सकते हैं। वहीं दालों में चना, मूंग, मोठ, काली मसूर, सूखे मटर जैसे दालों को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। इसमें वो बहुत जरूरी है, बाकी दाल जैसे हम बता रहे थे कि मूंग की जो दाल होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गेहूं भी लोग अंकुरित करके खाते हैं। है, मक्का है, तिल है, इसके अलावा मूंगफली वगैरह है, अल्फा है, कुछ दालें जैसे अभी हमने बताया, ये सब जो है उसे आप रात में, अच्छा तुम बता दो कि कैसे इसे हम अंकुरित करें, ये बहुत जरूरी है। तो ये बात तो सबसे जरूरी है मौसी, क्योंकि अंकुरित अनाज खाएंगे जब उनमें अंकुरण हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बर्तन में आप ले लीजिए, जितनी मात्रा में आपको अनाजों को अंकुरित करना है, तो उनको धो करके साफ कर लीजिए, और फिर रात भर के लिए उन्हें एक बर्तन में भिगो दीजिए। लगभग 2 से 2.5 अंगुल पानी में भिगोते हैं, तो ज्यादातर मतलब वो पानी सूखता नहीं, क्योंकि वो पानी सोखेंगे तो फूलेंगे, और फूलेंगे तो फिर पानी के बाहर ना आ जाए, जिससे कि तो वो रहे उसमें, क्योंकि उसमें बहुत, वो जो पानी में ना, वो बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं उसमें, इसलिए बहुत जरूरी है, जैसा अभी तुमने बताया कि भाई बहुत ज्यादा पानी ना डालें, आपको पानी निकालना पड़ जाए। तो उसके बाद उसको सुबह के समय पर पूरे अनाज फूल जाते हैं, और एक साफ कपड़े में लेकर के उनको ड्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको चाहे आप फ्रिज में रख दीजिए, और अगर मौसम ठंडा है, सर्दी का है, तो आप बाहर भी किसी बर्तन में कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, या लटका सकते हैं कहीं पर। तो उसमें 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा मतलब अंकुरण शुरू हो जाता है, वो हल्का थोड़ा सफेद एकदम नन्ना सा निकलने लगता है। लेकिन उसको बढ़ने दें आप, है ना,
ये नहीं कि छोटे-छोटे से निकले तो आपने खाना शुरू लगभग कर दिया। सीमित मात्रा में ये माना जाता है, मतलब उचित जो समय अवधि है वो 48 घंटों की मानी गई है अंकुरित करने के लिए अनाजों को, तो उससे एक अच्छे अवस्था में वो अंकुरण हो जाता है। और जैसा हमने कहा कि भाई वजन भी नियंत्रण में होता है, साथ ही शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। अंकुरित अनाजों में प्रोटीन और रेशे की उचित मात्रा के अलावा और भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया आयरन, विटामिन्स, एंजाइम्स, थियामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज वगैरह वगैरह। बाप रे, ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन ए, बी, सी और ई से भी भरपूर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। सारी जानकारी मैंने दे दी, अब कुछ तू भी दे दे बहुरिया। हाँ मौसी, क्यों नहीं, बिल्कुल। होता क्या है ना कि ये जो अंकुरित अनाज है वो सिर्फ मतलब इतने सारे पौष्टिक पदार्थों से भरपूर होते हैं, तो आंखें भी इनको खाने से स्वस्थ रहती हैं, साथ ही साथ त्वचा और बालों को बहुत पोषक तत्व मिलते हैं और बहुत बाल मतलब सुंदर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इसके सेवन से पेट के संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी मतलब नहीं होती हैं। और विशेष रूप से डायबिटीज में अंकुरित अनाज खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा हृदय रोगों में भी इसका सेवन लाभदायक माना गया है, क्योंकि ये जो है ना अंकुरित अनाजों में जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उनकी वजह से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो बढ़ने नहीं पाता। तो हृदय रोगियों के लिए तो एक तरीके से वरदान ही समझा जाता है अंकुरित अनाजों का सेवन, लेकिन सीमित मात्रा में। बिल्कुल भाई, कुछ भी बहुत ज्यादा आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा, ये मान के चलें। इसके अलावा कच्चा या पकाकर दोनों तरह से इसे खाया जा सकता है। बहुत से लोग इसे भाप देके यानी स्टीम करके खाते हैं, या कुछ लोग इसे उबाल लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसे उबाले भी नहीं, स्टीम कर लें। उबालेंगे तो मौसी वही बात हो जाएगी ना, पौष्टिक तत्व तो सारे पानी के साथ चले जाएंगे। नहीं, बहुत पानी आप ज्यादा ना दें, बस हल्का सा नमक दे दें। देखो हम बता भी रहे हैं कि आप कैसे इसे पका कर खा सकते हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों को ना कच्चा अनाज उनको सूट नहीं करता, उन्हें कभी कभी किसी को होता है कि समस्या हो जाती है, कच्चा अनाज भारी भी पड़ जाता है कभी कभी पेट पर। मूंग मुझे लगता है कि बहुत सबसे इस मामले में हल्का फुल्का है। अगर आप मूंग को जो दाल होती है उसको अगर आप दाल उसको आप तैयार कर लें तो उससे जो है वो आपको बहुत फायदा करेगा। और किसी ने ये भी लिख के भेजा है कि सेहत के लिए स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित कितने फायदेमंद होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। देखो बहुरिया, हाँ, अंकुरित अनाज प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम और विटामिन का पावर हाउस होते हैं जो कई तरह की कमियों को पूरा करते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल या शुगर बढ़ा हुआ रहता है, वजन, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। और जिन्हें ग्लोइंग और हेल्दी स्किन और बाल चाहिए वो लोग स्प्राउट्स का सेवन जरूर करें। और हाँ मौसी, और हमारी एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि अंकुरित अनाज में जो फाइबर मौजूद होता है वो तो पेट के लिए अच्छा माना ही जाता है। साथ ही साथ बीजों में जैसे मेथी दाना हुआ, खरबूज के बीज, कद्दू के बीज, तरबूजों के बीज को भी अंकुरित करके खा सकते हैं। वहीं दालों में चना, मोठ, मूंग, काली मसूर, सूखे मटर जैसी दालों को अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। तो हम लोग और भी कुछ बताते जाएं कि कुछ संगीत का भी आनंद बीच बीच में ले लें। हाँ मौसी, हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो बाकी संदेश हैं और जो थोड़ी सी जानकारी और अभी हम देने वाले हैं वो उससे पहले एक गीत बनता है, एक गीत सुन लेते हैं। चलो ना। मेरे
एक दो और संदेश बहुत बढ़िया आए हुए हैं जिसे मैं पढ़ देती हूँ अपने श्रोताओं के लिए। आपने लिखा है कि पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत, अंकुरित अनाज में मौजूद फाइबर पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये आपके पेट में पीएच लेवल को स्टेबल रखते हैं और एसिडिटी को कम करते हैं। बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्प्राउट्स डैंड्रफ और बालों के वक्त के पहले सफेद होने की समस्या को भी दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। हाँ मौसी, ये बात तो सही है। और हमारी एक और श्रोता ने ये लिखा हुआ है कि अंकुरित अनाज अधिक पौष्टिक हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन तो होता ही है, विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे ये हल्का सुपाच्य हो जाता है। इसे सुबह के नाश्ते में लेना बेहतर है। 2-3 अनाज मिलाकर अंकुरित कर लेने से इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। डायबिटिक के लिए तो ये बहुत आसान और लाभकारी होता है। और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए नींबू, हरी मिर्ची, हरा धनिया, टमाटर काट कर मिला लें तो ये जो है मतलब खाने में और अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आजकल तो ये टहलने वाले पार्कों के बाहर बहुत मिलता है, पर स्वच्छता पूर्वक घर में ही बनाए। रात में अनाजों को भिगो दें और दूसरे दिन से अंकुर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुरिया, ये बात तो है कि हम जो बड़े लोग हैं समझ जाते हैं इस बात को कि भाई इसमें इतनी सारी पौष्टिकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को कैसे खिलाएं? बच्चों के लिए वही है ना, उनको तो घुमाना फिराना पड़ता है। मतलब बाहर घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहे हैं मौसी, बात ये कर रहे हैं कि उनको बहाने से। और हम कोशिश करें तो रूप बदल करके भी खिला सकते हैं। हाँ देखो ना, उसको पीस लिया जा सकता है मिक्सी में, है ना, पीस करके उसमें आप चीला बना सकते हैं, पकौड़े बनाकर दे सकते हैं। हालांकि वो तेल में ज्यादा चला थोड़ा हो जाएगा, चीला तक सीमित रहे तो चीला खिला सकते हैं बच्चों को। और चूंकि मौसी बच्चे ना बढ़ रहे होते हैं, उनकी उम्र में तो अब उनको तो ज्यादा पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती ही है, तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा और जैसे जैसे वो बड़े हों तो उनको उसके महत्व और लाभ के बारे में हम बताएंगे। तो जब शुरू से सीख देंगे तो वो समझदार भी हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी बात कही तुमने कि अगर हम बचपन से, जब वो छोटे हैं, अगर हम उसका स्वाद उनको चखा दें, लगा दें, तब उनको लगेगा कि इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को ऐसे, जब बहुत छोटे छोटे में ही उनको थोड़ा थोड़ा खिलाकर, तो उनको वही जो है वो स्वाद लग गया। हाँ, स्वाद जो पसंद आने लगता है, और जब पसंद आ जाता है तो वो आदत में शुमार होते देर नहीं लगती। अब एक अच्छे से स्वाद का गीत भी सुना दो। स्वाद का गीत? जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे, ये है प्रेमियों की
आप सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली, हमारे साथ रज्जो मौसी और छुटकी बहुरिया आज आपके साथ हैं और बिल्कुल। बातचीत चल रही है मौसी। और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना। हाँ, अब हम ये अच्छी तो ही हमारे बातें श्रोता ही करते हैं बता रहे हैं उन्हें पसंद आ रही है। बिल्कुल, देखो ना, भोजन बनाते समय हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। हम जीभ के लिए बनाना सिर्फ और स्वास्थ्य के लिए बनाना, लोग ऐसा सोचते हैं कि जो खाना हमें हमारे जीभ पे अच्छा लगता है, मुंह में अच्छा लगता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादातर कहते हैं बहुत तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं या दौड़ते नहीं हैं या थोड़ा योग नहीं करते हैं, तो वो जो इस तरह के जो खाने होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा तेल में बनाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी बहुत तरह के खान-पान का ज़िक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं जो बाज़ारों से हम लेकर आते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो हम यहाँ बातें कर रहे थे आज मूँग की, कि भई इस तरह की दालों की जो अंकुरित होकर, तो वो हमारे, जैसा हमने कहा है कि हमारे बालों पे, हमारे त्वचा पे, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसी में हमने सोचा कि आज हम अपने सुनने वालों को मखाने और मूंगफली की चाट बताएं। भाई देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मिर्च नहीं डालिएगा। हाँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिर्च, बहुत ज्यादा मिर्च भी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं नहीं होता होता है। है, लेकिन वो फटाफट बन जाएगा, फायदेमंद भी है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि हम यहाँ से ऐसी ही चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो आप खाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, स्वाद भी आएगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। और तो साथ में दूसरों को भी मौसी खिलाएंगे ना, तो वाहवाही भी पाएंगे। वाह भी पाएंगे। बताओ, ये तो एक एडिशनल टैलेंट हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। तो मखाने मूंगफली की चाट हाँ, बताना। चाट आजकल के मौसम में, सुनकर मतलब ना। चाट नाम सुनते ही एकदम मन खुश हो जाता है मौसी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, कह दिया है कि भाई ये आपके सेहत के लिए भी विशेष रूप से फायदेमंद होगा। तो छोटी मोटी भूख भगाने के लिए नाश्ते के तौर पर आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। इसकी विधि आप बताएंगी? चलिए आप ही बता दें। हम बता देते हैं। तो ये जो व्यंजन है ना मौसी, ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो आपने बता ही दिया हमारे श्रोताओं को। आप तो सामग्री बताएं, फिर मैं विधि बताऊंगी। हाँ हाँ, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, मखाना ले लेना है 1 कटोरी, आधी कटोरी मूंगफली ले लें, मक्खन 1 बड़ा चम्मच, और मक्खन ना आप को इस्तेमाल करना हो तो इसकी जगह पर देसी घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 से 2 ले लीजिए, या स्वाद जैसा आप, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे कि मौसी ने कहा भी, बहुत ज्यादा मिर्च नहीं डालनी है। तो करी पत्ते 4 से 5, राई आधा छोटा चम्मच, पुदीना पाउडर लेना है आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच। और फिर सबसे पहले कढ़ाई में मक्खन गर्म करें। भाई कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दें, ये तो नहीं बताना जरूरी है ना। ये तो मौसी अब बनाना है तो चूल्हे पे तो चढ़ाना और चूल्हे को जलाना तो पड़ेगा ही। इतना तो वो समझ ही जाते हैं, है ना। उसको गर्म करें, उसमें मक्खन गर्म करें और फिर उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का देकर मूंगफली को भूनें। मूंगफली के हल्का भुन जाने पर उसमें मखाना डाल दें। अब फिर मखाना जब भुन रहा हो तो उसमें पुदीना पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल करके अच्छी तरह से मिला लें, और जब भुन जाए तो इसे गैस से उतार दें। और जब खाने या खिलाने का मन हो तो कटोरी में निकालें, और उसके ऊपर आप यदि चाहें तो भाई टमाटर, प्याज, हरी धनिया को बारीक काट करके डाल सकते हैं, ऊपर से नींबू निचोड़ दें और फिर खिलाएं और खाएं। बिल्कुल, लेकिन नींबू ना स्वाद बहुत बढ़ा देता है। हाँ। ये मैंने देखा है। और उसके बाद हम जो है वो गीत सुन लें। गीत सुन लें, चलिए गीत सुन लेते हैं। क्या उसके बताएं? बाद फिर एक और रेसिपी बताना चाहती हो? हाँ, हम सोच रहे थे एक तो और, चलो मेरे ना, दिमाग में तुरंत आ रही थी, बहुत अच्छी है, क्या बहुत बात है, तो स्वाद। देखी और पूछ हाँ, जल्दी स्वाद के साथ साथ इसका पौष्टिक जो महत्व है वो भी बहुत ज्यादा है मौसी। हम्म, इसमें ये हम आपको बताने जा रहे हैं, प्याज और पुदीने की रोटी। क्या बात है। तो इसमें जो सामग्री है वो गेहूं का आटा 2 कटोरी लेंगे, महीन कटी हुई प्याज आधी कटोरी, पिसा पुदीना 3 छोटा चम्मच ले लेंगे, नमक 1/4 छोटा चम्मच, और तेल लेंगे 1 छोटा चम्मच, और इन सबको गुनगुने पानी की मदद से आपस में गूंथ लेंगे।
गूंथने के बाद जब आपको थोड़ा देर फूलने के लिए रख देंगे और जब फूल जाएगा तो उसके बाद जिस समय खाना है तो उसकी रोटियां जैसे हम सामान्य तौर पर बनाते हैं उसको बनाएंगे और इसके साथ एक विशेष चटनी भी हम लोग मतलब बनाते हैं और पसंद की जाती है मतलब कि कटी पुदीने की पत्तियां आधी कटोरी छोटी कटोरी से ले लेंगे और बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 और नींबू का रस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, इसको मिला करके आप पीस लीजिए और ये रोटी सब्जी चटनी के साथ, हाँ चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आप सब्जी नहीं खाना चाहते हैं या आपका मन थोड़ा सा ऐसा है तो चटनी के साथ ये रोटी थोड़ी सी मोटी मतलब बनाने पे ज्यादा कुरकुरी और अच्छी लगती है। मतलब कल लेके आ रही हो ना मौसी हाँ। के लिए, जो मौसी के लिए एकदम। और हम आपको ये भी बता दें कि भाई नमक, चीनी, चावल, मैदा, इन सब से थोड़ी सी दूरी बना के रहेंगे तो बहुत दूर तक चलेंगे, है ना? ये बात तो है। ये बात तो है। तो फिर अब क्या, अब बात आगे बढ़े, कुछ गीत वीत हम सुन लें और हाँ सुनवा दें। एक गीत जो है मन तो हो रहा है बहुत सुनने का। चलो सुनते हैं, मेरा मन तो कर रहा है वो रोटी खाने का पुदीने और प्याज की। तो गीत सुनाते हैं फिर चलते हैं। ये बनाते हैं कि कैसे, मतलब ये बताते हैं, सोचते हैं कि कैसे ये रोटी लेकर के आनी है। मतलब कल अब बनेगा तो अब कल ही का। क्या बात है। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वही, वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिसमें तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। ये दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार
प्रीत का हार में मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। भाई सखी सहेली में हमने आज आपसे व्यंजन के बारे में बताया, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई। हमारी चुटकी बहुरिया ने शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा की, जो हमारी आज की गायिका थी। और त्वचा की देखभाल और अंकुरित अनाजों के महत्व के बारे में भी मौसी बात करी, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अपनी कोशिश भर तो हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके संदेशों को खुशी खुशी आपके साथ, बाकी साथियों के साथ, बाकी सखियों और सहेलियों के साथ हमने साझा किया। तो बस अब जो है वो समय तो हो रहा है, और छुटकी बहुरिया मेरी तरफ घूरे जा रही है, हरस से देख रही है कि अरे मौसी चलो भी अब निकलो स्टूडियो से, अब हमें आज्ञा लेनी चाहिए अपने सुनने वालों से। तो हम हाँ, तो आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम से मौसी को और छुटकी बहुरिया को विदा दीजिए। नमस्कार। सखी सहे